हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन चैप्टर, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है। और आज हम लोग डील करेंगे पॉपुलेशन को। तो पॉपुलेशन होता क्या है, इसको समझने के लिए आप समझिए कि ये क्या है हमारा। एक मिनट। तो मान लीजिए ये सब क्या है, हमारे एक जोग्राफिकल एरिया है। यहाँ क्या है, ए नाम का स्पेशीज़ रह रहा है। यहाँ पर कौन रह रहा है, ए नाम का स्पेशीज़ रह रहा है। और ये वाले जोग्राफिकल एरिया में कौन रह रहा है, बी नाम के स्पेशीज़। और यहाँ कौन रह रहा है, सी नाम के स्पेशीज़ रह रहे हैं। और यहाँ पे डी। तो यहाँ अगर इस एरिया में अगर हम देखें तो इस एरिया में क्या है, सेम टाइप के स्पेशीज़ हमको देखने को मिल रहे हैं इस जोग्राफिकल एरिया में। यहाँ पे बी टाइप के स्पेशीज़ देखने को मिल रहे हैं इस जोग्राफिकल एरिया में। यहाँ पे सी टाइप के, यहाँ पे डी टाइप के। तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो अगर कोई ऐसा स्पेशीज़, ग्रुप ऑफ स्पेशीज़ जो कि एक सेम जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, सेम टाइप का रिसोर्स मतलब खाना खा रहे हैं और उसी खाने के लिए कंपटीशन भी कर रहे हैं, और उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये ए वाला स्पेशीज़ आपस में ये वाले ए वाले स्पेशीज़ के साथ इंटरब्रीड भी कर सके, मतलब रिप्रोड्यूस भी कर सके और अपना फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर सके। बल्कि ये वाला स्पेशीज़ जो इस जोग्राफिकल एरिया में होता है वो इनकैपेबल होगा टू इंटरब्रीड विद दीज स्पेशीज़ ऑफ डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया स्पेशीज़। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मतलब अगर एक जोग्राफिकल एरिया में कोई सेम स्पेशीज़ रह रहे हैं, उनके पास ही सिर्फ कैपेबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस करें और अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, वो दूसरे वाले स्पेशीज़ के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, पॉपुलेशन, जिनके पास कैपेबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो बैक्टीरिया, या शॉर्ट में हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। एग्जाम्पल हो गया हमारा बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट या लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड। अब बर्थ रेट क्या होता है, इसको समझने के लिए आप समझिए कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक एरिया है। ये एरिया है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे 20 इंडिविजुअल रह रहे हैं। ठीक है, 20 इंडिविजुअल ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। और यहाँ पे पर ईयर, मान लीजिए एक छोटा हम एग्जांपल ले रहे हैं तो ताकि डिवाइड ज़्यादा अच्छे से हो जाए, पर इंडिविजुअल 2 जो हो रहे हैं वो डाई हो रहे हैं। पर वीक हो गया या पर मंथ ले रहे हैं, ऐसे अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इतने इंडिविजुअल डाई कर रहे हैं और इतने इंडिविजुअल पहले से प्रेजेंट है। तो डेथ रेट हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल कितने डाई हो रहे हैं 2 अपॉन कितने इंडिविजुअल पहले से एग्जिस्ट हैं 20। ये हमारा हो जाएगा 2 1 जा 2 10 जा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.1 आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, डेथ रेट होगा। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अपना बर्थ रेट भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो कोई एरिया है, यहाँ पे ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट कर रहा है हमारा 550 इंडिविजुअल, और इसमें बर्थ कितने की हो रही है, 5 इंडिविजुअल की अगर दे रहा है कि यहाँ बर्थ हो रही है, तो हम कैसे बर्थ रेट निकालेंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे 50 से। तो इसका भी हमारा क्या होगा, 0.1 आंसर आएगा। तो बर्थ रेट आपको समझ में आ गया होगा, और डेथ रेट भी। सेक्स रेशियो क्या होता है कि अगर हम क्या करें, मेल और फीमेल के नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ़ मेल कितने हैं, नंबर ऑफ़ फीमेल कितने हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। तो एग्जांपल जैसे हम बता सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में 60% फीमेल रह रही हैं और 40% मेल रह रहे हैं। अब एज पिरामिड क्या होता है, एज पिरामिड अगर हम लोग देखें तो अ पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम इज़ कम्पोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज। मतलब कोई एक पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर टाइम में अगर हम लोग देख रहे हैं एक एरिया में, तो वहाँ पे डिफरेंट एज के पॉपुलेशन रह सकते हैं। तो अगर हम इसको एक मतलब एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एज पिरामिड कहेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ एग्जांपल देखिए तो यहाँ पे देखिए आप लोग, एक एक्सपेंडिंग एक एज पिरामिड है जिसको हम लोग ग्रोइंग एज पिरामिड बोलते हैं, एक स्टेबल है, एक डिक्लाइनिंग है। अगर हम लोग एक्सपैंडिंग देखेंगे तो इनमें क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव एज जो वाले जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी नंबर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू रिप्रोडक्टिव वाले एज के। और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल का नंबर जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव से। तो यहाँ अगर हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिंग में क्या होता है, प्री वालों का
नंबर ज़्यादा होता है रिप्रोडक्टिव वाले से और रिप्रोडक्टिव वाले का ज़्यादा होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले से। तो अगर आप एग्जांपल देखें प्री रिप्रोडक्टिव हो क्या सकता है, जैसे अगर ह्यूमन का एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए 14 के टाइम में मैच्योरिटी आती है, तो 14 के पहले वाली एज के जितने भी इंडिविजुअल होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव। 14 to 16 ईयर वाले इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलेंगे कि वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में हैं, और इसके बाद 16 के एबव वाले एज को हम क्या बोलेंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव में जितने इंडिविजुअल आएंगे वो ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू रिप्रोडक्टिव, एंड रिप्रोडक्टिव के जो इंडिविजुअल होंगे उनका नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। होप आपको ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन समझ में आ गई होगी। तो अगर हम क्या करेंगे, इसको अगर इस तरीके से अगर हम ज्वाइन कर दें तो आपको कुछ पिरामिड टाइप का शेप दिखेगा। देखिए, अगर इसके ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट अगर हम इसको ऐड कर दें तो देखिए ये आपको कैसा दिख रहा है, ये पिरामिड दिख रहा है आपको, तो ये पिरामिड हमारा हो गया। अब हम लोग देखेंगे स्टेबल। स्टेबल वाले में क्या होता है हमारा, अगर स्टेबल का कंडीशन हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्री वाला रिप्रोडक्टिव जो स्टेज होता है वो नियरली इक्वल होता है किसके, रिप्रोडक्टिव वाले के, और प्री और रिप्रोडक्टिव वाला जो होता है ये ज़्यादा होता है किसके, पोस्ट रिप्रोडक्टिव के। तो आप देख रहे हैं ये दोनों जो हैं आपस में नियरली इक्वल हैं, और ये क्या है, इनके नंबर क्या हैं, कम आते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव के। तो ये हमारे इसी को शो कर रहा है। इसको हम लोग स्टेबल भी पॉपुलेशन बोलते हैं। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं देन रिप्रोडक्टिव वाले के, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, और रिप्रोडक्टिव वाला ज़्यादा होता है किससे, पोस्ट वाले से भी। तो अगर इसका कुछ शेप अगर हम लोग बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, अर्न शेप। तो अगर हम लोग देखें तो बीच वाला क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव, इधर क्या हो जाएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये प्री रिप्रोडक्टिव। इसको कुछ इस तरीके से भी हम शेप बना सकते हैं। ये हमारा प्री रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कभी भी स्टैटिक नहीं होती है, मतलब आप देखते हैं कहीं किसी की पॉपुलेशन रुकी हुई है, आज 10 है तो ज़िंदगी भर 10 ही होगी पॉपुलेशन, नहीं, वो बढ़ती भी है घटती भी है। क्यों बढ़ती कैसे है, अगर कोई इंसान का बर्थ हो रहा है तो उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। वहीं अगर इंसान अगर मतलब बर्थ हो रहा है तो मर भी तो रहे हैं इंसान, तो डाई भी कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा पॉपुलेशन। तो इसीलिए हम कह सकते हैं पॉपुलेशन स्टैटिक नहीं होती है, ये चेंज होती रहती है टाइम के साथ से। तो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको हम एन से शो कर रहे हैं ये कैसे कैसे बढ़ सकती है, तो आप ही बताइए। अगर किसी का बर्थ हो रहा है, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल जो कि क्या हो रहे हैं, बर्थ ले रहे हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसको हम नेटेलिटी बोल सकते हैं। और नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल डाइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया और एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोर्टेलिटी। कितने इंडिविजुअल मर रहे हैं एक टाइम में एक एरिया में, उसको मोर्टेलिटी बोलेंगे। तो नेटेलिटी क्या करेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसीलिए देखिए हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाए हैं। मोर्टेलिटी क्या है, हमारा डेथ रेट है, ये हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाएगा, तो इसीलिए हम माइनस साइन लिखे हैं। इमाइग्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल कमिंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। मान लीजिए ये कोई हमारा एक एरिया है और ये एक एरिया है, तो यहाँ से कुछ स्पेशीज़ मान लीजिए ये वाले हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी रेड वाले स्पेशीज़ यहाँ पे रेयर इंडिविजुअल रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ब्लैक वाले क्या हो गए, 4-5 यहाँ आ गए, तो ये यहाँ से यहाँ चले हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्लैक वालों का क्या हो गया, नंबर ऑफ़ ब्लैक इंडिविजुअल वो क्या हुए, 5 ब्लैक इंडिविजुअल इमाइग्रेट यानी आए हैं इस एरिया से, ए एरिया से बी एरिया में। तो आपको समझ में आया इमाइग्रेशन क्या होता है, मतलब कितने इंडिविजुअल ऐड हो रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, कितने आ रहे हैं, उसको इमाइग्रेशन बोलेंगे। इमाइग्रेशन हम क्या बोलेंगे, अगर आप इसी डायग्राम को समझिए, इससे क्या हुआ, 5 इंडिविजुअल यहाँ से निकल गए, यहाँ से बाहर आ गए, तो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल लिविंग अ पर्टिकुलर एरिया, उसको हम क्या कहेंगे, ई माइग्रेशन। मतलब वो उस जगह को छोड़ करके अब जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उस एरिया में उतने इंडिविजुअल की कमी हो गई,
तो उसको हम लोग ई माइग्रेशन बोलते हैं। तो N+T+1 मतलब अगर हम देखें पॉपुलेशन डेंसिटी, तो T+1 क्या है, ये हमारा ईयर है, टाइम प्लस 1 ईयर, ये हमारा क्या होगा, और ये क्या है हमारा NI क्या है, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल, मतलब ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, इनिशियल स्टेज की है। तो ये कैसे बढ़ रही है पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ और इम माइग्रेशन से बढ़ रही है, तो इसीलिए हम इसको प्लस किए हैं। और डेथ और ई माइग्रेशन से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी घटती है, इसीलिए हम क्या करें हैं, यहाँ पे माइनस साइन लगाए हैं। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मूला कहाँ से है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा चांसेस है कि इस बार एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग डील करें अगर ग्रोथ मॉडल, तो ग्रोथ मॉडल अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये दो तरीके के ग्रोथ मॉडल हो सकते हैं। पहला क्या है, एक्सपोनेंशियल मॉडल। एक्सपोनेंशियल मॉडल को अगर हम लोग देखें, यहाँ रिसोर्स अनलिमिटेड है, मतलब कोई एक ऐसा एरिया है, मान लीजिए यहाँ ये एक एरिया है, यहाँ पे रिसोर्स भरे पड़े हैं, मतलब खाना पीना सब कुछ यहाँ पे क्या हुआ है, भरा पड़ा है। इतना है कि किसी को भाई दिक्कत होने ही वाली नहीं है। जब किसी को दिक्कत नहीं होने वाली तो वो आराम से खाएगा, ठाट से खाएगा, और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। काम ही क्या करना है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, बस रिप्रोड्यूस करो, पॉपुलेशन बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, यही काम होगा ना। तो यहाँ पे यही हो रहा है, रिसोर्स क्या है, अनलिमिटेड है, और हर स्पेशीज़ अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ क्या करेगा, ग्रो करेगा अपना नंबर, मतलब अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा पूरे पोटेंशियल से। पॉपुलेशन ग्रो करेगी कैसे मैनर है, ज्योमेट्रिक मैनर में बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से, दुगने तिगने ऐसे बढ़ेगी। तो अगर हम इसका फॉर्मूला अगर देखें तो ये क्या बनता है, तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या होता है, dN/dt, ये हमारा क्या होता है, रेट ऑफ ग्रोथ अगर देख रहे हैं इंडिविजुअल का, ये क्या हो जाएगा, RN होता है। अब ये R क्या है, R हमारा इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज़ होता है, और R हमारा क्या होता है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट होता है। तो हम एक और फार्मूला अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि dN/dt हो सकता है न्यूमेरिकल आपको कोई छोटा सा दे दे, dN/dt इज़ इक्वल टू ब्रैकेट में B माइनस D, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इंटू N। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम इस ग्राफ को समझें तो इस ग्राफ में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी दिया हुआ है, और एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो टाइम दिया हुआ है। तो जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाइम 1 था, यहाँ पे टाइम 2 मिनट हो गया, यहाँ पे टाइम मतलब 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, ऐसे हम टाइम बढ़ाते रह रहे हैं। और यहाँ पे पॉपुलेशन देखिए, जब टाइम 1 था पॉपुलेशन बहुत कम था, फिर देखिए और बढ़ गया, फिर टाइम और बढ़ा है, देख रहे हैं यहाँ इस स्टेज पे आते थे इतनी तेज़ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, यहाँ तक पहुँच गई है। तो ये किस तरीके का हमारा ग्राफ शो कर रहा है, जे शेप ग्राफ है। कैसा है, जे शेप ग्राफ है। देखिए ये कुछ ऐसा है कि नहीं, जे हम लोग ऐसे ही बनाते हैं ना, तो ये हमारा जे शेप ग्राफ है। किसका होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का होता है, जहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्स होते हैं और पॉपुलेशन टाइम के साथ बढ़ती जा रही है इन अ ज्योमेट्रिक फैशन में। अगर हम इसका इंटीग्रल फॉर्म देखें तो ये डिराइव करने के लिए आपको नहीं आएगा, सिर्फ आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि NT मतलब पॉपुलेशन एट अ टाइम T इज़ इक्वल टू N0, इनिशियल टाइम पे कितनी पॉपुलेशन है, ये हमारा क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग 2.718, जिसकी वैल्यू आपको दी होगी, टू द पावर R, और T, R क्या है हमारा इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज़ है, T हमारा क्या है, टाइम है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डील करने वाले हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। अगर हम लोग देखें लॉजिस्टिक ग्रोथ को, तो यहाँ क्या होता है, रिसोर्स लिमिटेड। तो भाई अब देखिए ये रियलिस्टिक है, रिसोर्स कहीं भी लिमिटेड है नहीं, लिमिटेड नहीं होती है। तो एक टाइम तक देखिए, अगर आप लोग इस ग्राफ को देखें तो यहाँ तक अगर आप लोग देख रहे हैं, इस जगह तक, यहाँ तक, तो आपको जे शेप दिख रहा है, ये जे है। तो अगर हम लोग देखें, जहाँ तक मैंने सर्कल बनाया हुआ है इस जगह तक क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चलेगी। लेकिन जैसे ही इस कैरिंग कैपेसिटी, यानी के क्या है हमारा, कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन एक एरिया कितना एकोमोडेट कर पा रहा है, कितना रख पा रहा है, नंबर ऑफ़ ग्रोथ कितनी पॉसिबल हो पा रही है उस एरिया में, उसको हम क्या कहेंगे, कैरिंग कैपेसिटी बोलेंगे। तो उसको हम के से शो करते हैं। तो अगर के पास तक अगर पॉपुलेशन ग्रो हो गई है, तो अब इसके बाद देखिए जितना भी टाइम बढ़ा दो, टाइम हम बढ़ाते जा रहे, लेकिन पॉपुलेशन देखिए इसी कैरिंग कैपेसिटी के पास रुकी हुई है, और ये कांस्टेंट चलती जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई रिसोर्स ख़त्म हो गया है भाई, अब तुम जितना भी टाइम आगे बढ़ाते रहो
खाना है ही नहीं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी कैसे? जो है, जो बचे कुचे हैं वो तो अब मरते जा रहे हैं और डिक्लाइनिंग होती रहेगी, स्टेशनरी आ जाएगी। तो ये आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, कंपटीशन होता है। भाई अगर रिसोर्स कम है, तुम्हारे घर में अगर मान लीजिए तुम्हारे घर में अगर 10 चॉकलेट है, ठीक है, 10 चॉकलेट है और रहने वाले मेंबर्स भी हमारे क्या हैं, 5 लोग मेंबर हैं, तो सबको 2-2 चॉकलेट दे दिए ना। तो इसके बाद क्या होगी, सब में लड़ाई होगी ना। अगर क्या हो गया, अगर मान लीजिए 5 नहीं, मान लेते 6 लोग हैं और सब 2-2 ले लिए, तो ये 6 वाला है, 6 वाला बोलेगा मुझे तो नहीं मिला, तो लड़ाई होने लगेगी ना। तो उनको सबको इक्वल तो मिल नहीं पाएगा। तो इस वजह से अगर रिसोर्स भी अगर क्या हो जाएगा, अगर अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड में है, तो वहाँ कंपटीशन होना ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ लड़ाई होगी कि हमको नहीं मिला, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होगा, जो सबसे फिटेस्ट होगा, मतलब दो इंडिविजुअल, मान लीजिए कोई ए इंडिविजुअल है और कोई बी इंडिविजुअल है, दोनों आपस में खाने के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों लड़ रहे हैं और लड़ने के बाद मान लीजिए ए वाला जीत गया, ये विन कर गया और ये क्या कर जाएगा, लूज़ कर जाएगा। तो ये क्या होगा, पहले ही ये क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, उस एरिया से चला जाएगा। और ए वाला जो स्पीशीज़ है ये विन कर गया है, तो ये उस एरिया के लिए फिटेस्ट है, तो यही सर्वाइव भी करेगा, यही रिप्रोड्यूस भी करेगा उस एरिया में। कैरिंग कैपेसिटी मैंने बता दिया। और इस टाइप की ग्रोथ का अगर हम लोग देखें, इसको और क्या नाम देते हैं, वर्हल्स पियर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोलते हैं। और अगर इसका हम लोग इक्वेशन देखें, तो अगर आप लोग यहाँ तक देखेंगे तो सेम लग रहा है आपको एक्सपोनेंशियल वाला। इसके आगे सिर्फ क्या ऐड हो जाता है, k-n/n। k हमारा क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, n आपको पता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t है, अपॉन पॉपुलेशन डेंसिटी अपॉन टाइम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला होगा। होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इंटरैक्शन पढ़ने वाले हैं। तो अगर इंटरैक्शन देखें स्पीशीज़ के बीच में कैसा कैसा हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई 2 स्पीशीज़ है, यहाँ पे कोई एक स्पीशीज़ है और यहाँ पे कोई बी स्पीशीज़ है। अगर क्या हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, इसको भी प्रॉफिट हो रहा है, इसको भी प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप देखेंगे सिम्बायोसिस में देखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, ये प्लांट होता है और यहाँ पे क्या होता है, इसकी ये रूट होती है। तो अगर हम लोग देखें, यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ रूट नोड्यूल्स बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, प्लांट को ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है, मान लीजिए इस बैक्टीरिया का कलर मैं चेंज कर दूं, तो मान लीजिए ये हम बैक्टीरिया बना रहे हैं। तो ये जो ब्लू कलर के जो बैक्टीरिया जो रूट में प्लांट के प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, प्लांट को भाई नाइट्रोजन पर पहुंचा देंगे। तो प्लांट को नाइट्रोजन देने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन प्लांट भी क्या करेगा, बदले में कुछ देगा ना। तो प्लांट इस बैक्टीरिया को क्या करेगा, फूड प्रोवाइड कर देगा, खाना दे देगा। तो भाई देखिए, दोनों का भला हो गया। ये इसको नाइट्रोजन दे दिया, ये इसको खाना दे दिया। भाई कोई परेशानी नहीं है, तुम आपस में आराम से रहो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म बोलेंगे, जिसमें ना किसी का नुकसान हो रहा है, दोनों का क्या होगा, फ़ायदा होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। बोथ स्पीशीज़ विल गेट बेनिफिटेड बाय ईच अदर। उसको हम लोग क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म। आपको एक मैंने एग्जांपल भी बता दिया। कंपटीशन में क्या होगा, अगर हम कंपटीशन में देखेंगे, जैसे ए स्पीशीज़ है और बी स्पीशीज़ है, दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों अपने आपस में रिसोर्स के लिए लड़ रही है। इससे लड़ रहा है और ये इससे भी लड़ रहा है, कंपटीशन हो रहा है। तो इसको भी नुकसान हो रहा है, इसको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपस में दोनों लड़ रहे हैं खाने के लिए, कंपटीशन हो रहा है। तो जो जीतेगा उसको फ़ायदा मतलब होगा, लेकिन एक तरीके से नुकसान भी होगा। कैसे होगा, क्योंकि वो अपने खुद के स्पीशीज़ को क्या कर रहा है, मार रहा है और अपना ही पॉपुलेशन कम कर रहा है। तो इस तरीके से दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही नेगेटिवली अफेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे कंपटीशन में क्या होगा, दोनों का क्या होगा, लॉस होता है। अगर हम प्रीडेशन देखें, प्रीडेशन जैसे आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, लायन है और हमारा डियर है। लायन क्या कर रहा है, इसके ऊपर फीड कर ले रहा है, इसको खा जाएगा तो इसको क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। भाई इसका तो पेट भर जाएगा, तो ये पॉजिटिव, इसको प्रॉफिट हो गया, इसको लॉस हो गया। तो ये हो गया हमारा प्रीडेशन का। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में आप देखे होंगे, कोई होस्ट बॉडी होती है, होस्ट होता है, जिसके ऊपर क्या करता है, पैरासाइट जो होता है रहता है। पैरासाइट क्या होता है, उसके ऊपर रहता है। अगर आप एग्जांपल देखोगे
तो जू देखे होंगे सबके, मतलब कुछ कुछ लोगों के हेड में होती है, तो वो क्या करता है, हेड में रह रही है, उससे क्या हो रहा है, जो होस्ट बॉडी के अंदर जो रह रहा है तो उसको तो नुकसान हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसका ब्लड सक कर ले रहा है, लेकिन जो जू उसके बाल में रह रही है उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। या दूसरा अगर आप एग्जांपल लीजिए, तो जोंक आपने देखा होगा, तो वो भी क्या करता है, बॉडी पे चिपक जाता है, और चिपकने के बाद, या लीच उसको बोलते हैं ना, तो वो क्या करता है, बॉडी पे चिपक जाता है, ब्लड पूरा सक कर लेता है, तो उससे क्या होगा, लीच को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी एक को तो प्रॉफिट हो ही रहा है पैरासिटिज्म में, लेकिन जो होस्ट बॉडी है उसको क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी उसको लॉस होगा। कमेंसलिज्म में देखिए क्या होता है, एक को तो फ़ायदा होगा, लेकिन दूसरे को ना ही फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे शार्क फिश होती है, शार्क फिश के पीछे यहाँ पे ढेर सारी फ़िशेस चलती हैं, रेमोरा फ़िशेस उसको बोलते हैं, यहाँ पे ढेर सारी फ़िशेस चलती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि शार्क फिश जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, जब वो खाना खाती है ना, जैसे मछलियों को नोच नोच के खाएगी, तो जब वो खाना खाती है तो पीछे क्या होती है, उसकी एक आध पीस ऐसे करके पीछे पानी, क्योंकि फ़्लो में वो जा रही है पानी के, तो पीछे क्या होता है, कुछ खाना पीछे आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पीछे छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं ना, उनको फ़ायदा हो जाता है। तो भाई शार्क क्या कर रहा है, इसको तो कोई फ़ायदा या नुकसान कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो पीछे उसके साथ चल रही वाली जो फ़िश है, रेमोरा फ़िशेस, उनको क्या हो जाता है, उनसे फ़ायदा हो जाता है, इसीलिए वो क्या होती है, शार्क के साथ साथ चलती हैं। तो ये एग्जांपल हमारा कमेंसलिज्म का हो जाएगा। अमेंसलिज्म का अगर एग्जांपल दीजिए, देखिए जैसे एलिफेंट है, और मान लीजिए ये क्या है, हमारा एक ग्रास एरिया है, ये क्या है, हमारा ग्रास एरिया, ये ग्रास है, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी क्या है, आंट है, क्या है, ये हमारी आंट है, चींटियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। तो ये आंट है हमारा, तो जो इस ग्रासेस पे, ग्रास लैंड एरिया पे एलिफेंट, अब एलिफेंट तो मैं बनाने वाली नहीं हूँ, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एलिफेंट है, ठीक है। तो एलिफेंट जो चलती हैं, तो चलने के बाद क्या होता है, वो क्या करती हैं, कुछ यहाँ पे जो स्पीशीज़ होती है, जैसे चींटी हो गई या कुछ भी हो गया, तो वो क्या होती है कि पैर से कुचल के वो आगे बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एलिफेंट को ना ही फ़ायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पे जो चींटी थी जिसको क्या करना पड़ा, अपनी लाइफ पूरी गंवानी पड़ गई, तो इसको क्या हो गया, लॉस हो गया, इसको न्यूट्रल, ना फ़ायदा ना नुकसान। होप आपको ये चार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डील करने वाले हैं प्रीडेशन के ही बारे में। तो प्रीडेशन में हम लोगों ने क्या देखा, एक को पॉजिटिव हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे को लॉस हो रहा है। तो आप यहाँ देख लीजिए, प्रीडेशन में क्या है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। तो प्रीडेशन हम लोगों ने डील किया, उसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने पढ़ा प्रीडेशन का, लायन और डियर का हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर हम लोग देखें, प्रीडेशन ऑल्सो मेंटेन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, कह रहा है कि प्रीडेशन जो होता है पूरे स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है किसी एक कम्युनिटी में, बाय रिड्यूसिंग इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। मतलब किस तरीके से कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्पीशीज़ जैसे डियर है, तो डियर अगर आपस में, डियर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, आपस में ही ग्रास खाने के लिए क्या करेंगे, लड़ेंगे, रिसोर्स के लिए लड़ेंगे। तो इसीलिए क्या होता है, जो लायन होता है वो क्या करेगा, अगर डियर के ऊपर फीड कर लेगा तो कुछ डियर की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन डियर्स के अंदर कंपटीशन होने की चांसेस कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर कोई एक केस दे रहा है, अगर प्रीडेटर की पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा होगी, आप ही देखिए अगर क्या हो रहा है, प्रीडेटर की पॉपुलेशन यानी लायन की पॉपुलेशन हम इतनी बढ़ा दे रहे हैं, तो अगर लायन की पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा, उतना ही डियर के ऊपर फीड करेगा। अगर उतना ही डियर के ऊपर फीड करेगा तो इस टाइम क्या हो जाएगी, अब पॉपुलेशन डियर की कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर फीड ऑन प्रे, मतलब प्रे के ऊपर, प्रे क्या है हमारा, डियर, डियर के ऊपर ज़्यादा फीड करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रे एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट, मतलब इतनी कम उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी कि वो एक्सटिंक्ट के कगार पर आ जाएगा। और प्रीडेटर में ऑल्सो बिकम एक्सटेंट, और प्रीडेटर भी क्या हो जाएगी, वो भी एक्सटेंट। क्यों है प्रीडेटर एक्सटेंट हो जाएगा, भाई अगर ये स्पेसिफिकली इस डियर को ही खाना पसंद कर रहा है तो इसी के ऊपर फीड कर रहा है, जब इसी को खाना नहीं मिलेगा, सारे डियर ख़त्म हो गए इतना खा खा कर, तो क्या होगा, अब लायन भी भूख से मरेगा ना, स्कार्सिटी का फूड की वजह से। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, तो इसकी चांसेस है ये क्वेश्चन आने की, ये इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है अपने हिसाब से कि हाँ आने की इसकी चांसेस हैं, कि अगर प्रीडेटर का अगर हम लोग क्या करें, कंडीशन मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या चांसेस होता है। तो अगर प्रीडेटर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम क्या देखेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, डियर की भी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि अब लायन भाई वो भी भूखा मरने लगेगा।
होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी कि ये क्या होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्रिप्टिक कलरेशन क्या होता है। तो क्रिप्टिक कलरेशन अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है, प्रे जो होता है वो कैमोफ्लाज करता है। कभी आप लोगों ने गिरगिट को देखा है तो वो क्या करता है, अपना कलर क्या होता है बदल देता है। लेकिन कैमोफ्लाज में क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, प्रे जो होता है कलर अपना क्या कर देता है, ब्लेंड कर देता है एनवायरनमेंट। मतलब जैसे गिरगिट को भी आप लोगों ने देखा होगा, वो क्या करता है एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने कलर को ब्लेंड कर देता है ताकि वो डिटेक्ट ना हो पाए। ऐसे ही मोनार्क बटरफ्लाई वगैरह भी होती हैं, वो भी क्या करती हैं, अपना कलर ऐसे चेंज कर लेती हैं कि वो एनवायरनमेंट से एकदम मिल जाए। और आप देखोगे ना, जैसे लगेगा मोनार्क बटरफ्लाई क्या है, सूखे पत्ते की तरह आपको लगेगी, तो एकदम पूरा उसी की तरह रिजेंबल करता है। तो जो प्रीडेटर आएगा उसके ऊपर फीड करने के लिए, तो प्रे ने तो भाई अपना कैमोफ्लाज किया हुआ है, अपना पूरा मतलब पहचान ही नहीं आ रहा है, दिख ही नहीं रहा है। तो जो प्रीडेटर उसको फीड करने के लिए आएगा तो उसको दिखेगा ही नहीं प्रे। जब दिखेगा नहीं तो प्रे अपनी लाइफ बचा लेगा इस तरीके से। तो अगर आप इसका क्रिप्टिक कलरेशन का अगर एग्जाम्पल देखोगे तो इसमें क्या होता है, सम प्रे आर टॉक्सिक। मतलब अगर हम लोग देखें यहाँ पे बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई होती है, मान लीजिए ये बटरफ्लाई मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये हमारी क्या है, बटरफ्लाई है, ठीक है, ये बटरफ्लाई है। और मैं कोई दूसरे कलर की एक बटरफ्लाई और बना देती हूँ, ये वाली दूसरी बटरफ्लाई है, ठीक। तो अगर हम देखें ये वाली बटरफ्लाई जो है ये टॉक्सिक है, जहरीली है, लेकिन ये वाली जो है ये नॉन टॉक्सिक है। तो ये नॉन टॉक्सिक वाली जो बटरफ्लाई है ये क्या करेगी, मतलब क्या करेगी, ये टॉक्सिक है और ये भी क्या है, डिसटेस्टफुल है, मतलब इसका कोई भी टेस्ट नहीं है। तो ये वाली जो नॉन टॉक्सिक वाली जो बटरफ्लाई है ये क्या करेगी, इसकी मिमिक्री करेगी, जैसा इसका अपीयरेंस है वैसे ही क्या होगी, ये भी बन जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगी, ब्लैक कलर की हो जाएगी, इसी का कलर ले लेगी और इसी की जैसी एकदम सेम हो जाएगी। और जैसे ही अगर सेम कलर की होगी तो अगर इसके ऊपर कोई बर्ड आ रही है फीड करने के लिए, तो अगर कभी बर्ड ने प्री क्या किया है, इस बटरफ्लाई को कभी टेस्ट किया हुआ है, तो वो अगर खाई होगी कभी भी तो उसके माइंड में होगा कि हाँ ये बटरफ्लाई ऐसे अपीयरेंस की टॉक्सिक होती है। तो वो क्या करेगी, अगर ये नॉन टॉक्सिक्स वाली अगर बटरफ्लाई को देख रही, जो कि अब क्या कर रहा है, पूरा की पूरा इसको कॉपी कर लिया है और अपना पूरा अपीयरेंस इसी बटरफ्लाई की तरह, टॉक्सिक बटरफ्लाई की तरह कर दिया। लेकिन बट ये टॉक्सिक नहीं है, ये नॉन टॉक्सिक है और टेस्टफुल भी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। लेकिन बटरफ्लाई क्योंकि ये बर्ड जो है इसको पहले से ही टेस्ट कर चुका है, उसको पता है ये टॉक्सिक है, तो वो कभी इसके पास तो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से ये मिमिक्री क्या हो गई, हमारी सक्सेसफुल हो गई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टिक कलरेशन। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइटोफेगस। फाइटोफेगस क्या होता है, इंसेक्ट जो कि क्या करता है, प्लांट के ऊपर फीड करता है, उसको फाइटोफेगस बोलते हैं। अब इंसेक्ट क्या हो सकते हैं, फ्लावर ईटर, प्लांट ईटर, प्लांट वुड सैप ईटर, लीव्स ईटर, फ्रूट ईटर, ये सब हो सकते हैं। तो मान लीजिए ये कोई इंसेक्ट है, वो क्या कर रहा है, ये इंसेक्ट क्या कर रहा है, फीड कर रहा है प्लांट के ऊपर। आप देख रहे हैं ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर मैंने बनाया है, इंसेक्ट क्या कर रहा है, प्लांट के ऊपर फीड कर रहा है। तो प्लांट क्या कैसे बचाएगा अपने आप को इंसेक्ट से, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर में मैंने देखा है, इससे कई बार क्वेश्चन किया है। तो प्लांट कैसे खुद को बचाएगा अगर इंसेक्ट उसके ऊपर फीड कर रहा है, तो प्लांट क्या करेगा, जैसे ही इंसेक्ट उसके ऊपर फीड कर रहा है, प्लांट क्या करेगा, कुछ केमिकल्स रिलीज़ कर देगा। वो केमिकल क्या करेगा, जा करके इंसेक्ट को एलिमिनेट कराएगा, यानी उसको हटाने की, रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म। या फिर अगर कोई हर्बीवोरी है, मान लीजिए ये क्या है, मैंने गोट बनाया हुआ है अपने स्टूडेंट को समझाते टाइम, तो मैंने उसी का ही फ़ोटो क्लिक कर लिया है। तो ये गोट है, तो ये गोट क्या कर रहा है, उसको फीड कर रहा है प्लांट के ऊपर। अगर ये प्लांट के ऊपर क्या कर रहा है, फीड कर रहा है, तो प्लांट क्या करेगा, यहाँ पे भी कुछ केमिकल सिक्रेट करेगा, या फिर क्या करेगा, दूसरा क्या कर सकता है, कोई ना कोई मॉडिफिकेशन कर सकता है। मतलब प्लांट में क्या हो जाएगा, स्पाइंस, कांटे निकल जाएंगे, थॉर्न निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, जब गोट जब आएगा इस प्लांट के ऊपर फीड करने के लिए, तो उसको थॉर्न और स्पाइन से क्या होगी, चोट वगैरह लगेगी। तो इस तरीके से वो क्या कर लेगा, प्लांट अपने आप को बचा लेगा। तो इंसेक्ट से कैसे बचाए हमने देखा, और हर्बीवोर से कैसे बचाए ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं प्लांट डिफेंस का है ये। अभी तक हम लोग प्रीडेटर का ही पढ़ रहे हैं। तो कैक्टस प्लांट है, उनमें भी हम लोगों ने स्पाइन देखा हुआ है, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है। प्लांट क्या करता है, जो केमिकल रिलीज़ करता है ताकि वो हर्बीवोर इंसेक्ट से क्या करे, खुद को बचा सके। और हर्बीवोर इंसेक्ट क्या हो जाते हैं, उस केमिकल से क्या हो जाते हैं, स्टिक, चिपक जाते हैं जब भी वो प्लांट को खाने के लिए आते हैं।
प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म इसी को बोलते हैं, और ये क्या करता है, इस वजह से प्लांट खुद को फीड होने से बचा देता है और इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन ऑफ हर्बीवोर। जब हर्बीवोर जो क्या करता है, उसको खाता है, प्लांट को खाएगा तो उससे केमिकल उनके अंदर रिलीज़ हो जाएगा, तो उसकी वजह से उनका डाइजेशन भी क्या हो जाता है, मतलब उसको भी क्या करता है, वो भी इनहिबिट करने लगता है। अब कैलोट्रोपिस अगर देखें तो कैलोट्रोपिस क्या करता है, एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ये एक प्लांट है जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड नाम का केमिकल रिलीज़ करता है। ये बहुत ही पॉइजनस होता है और इस तरीके से वो क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। प्लांट कुछ और केमिकल भी रिलीज़ करते हैं, जैसे निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया और क्विनीन हो गया, स्ट्राइकनिन हो गया, ओपियम हो गया। ये सारे हमारे क्या हैं, केमिकल्स हैं। इन सब के थ्रू क्या करता है, डिफेंस करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है सैम्पल पेपर में, मैंने कई सैम्पल पेपर में देखा हुआ है कि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आने की भी चांसेस है। अब नेक्स्ट हम लोग डील करने वाले हैं कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, तो अगर आप लोग देखिए कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान होता है, दोनों को लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए डिफरेंट पॉपुलेशन लिव इन अ हैबिटेट, तो कंपटीशन में हम लोग देख लिए दोनों ही स्पीशीज़ को क्या होगा, लॉस होगा। और यहाँ क्या हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो सकता है। इंटर स्पेसिफिक मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ये क्या है, ये कोई एक एरिया है, ये कोई एक एरिया है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी अभी भी यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे मान लीजिए ए नाम का स्पीशीज़ रह रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बी नाम का स्पीशीज़ रह रहा है। तो अगर क्या होता है, कंपटीशन इस ए के साथ हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। मतलब इफ़ कंपटीशन इज़ अकरिंग बिटवीन द सेम स्पीशीज़, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक। या फिर बी का कंपटीशन बी से हो रहा है, इसको भी हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक बोलेंगे। बट जब क्या होगा, अगर ए का कंपटीशन अब बी के साथ होने लगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट स्पेशीज़। ए अलग स्पेशीज़ है, बी अलग स्पेशीज़ है, इसीलिए जब दोनों डिफरेंट स्पेशीज़ के बीच में कंपटीशन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इंटर और इंट्रा किसे कहते हैं, स्पेसिफिक कंपटीशन। तो अगर अब हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल अगर देखें इंटर स्पेसिफिक का, जैसे डॉग और कैट के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो उसको हम लोग इंटर स्पेसिफिक बोलेंगे। या डॉग के बीच में हो रहा है तो उसको हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बोलेंगे। कंपटीशन क्यों होता है, फूड के लिए, भाई खाने की कमी होगी तब लड़ाई होगी, जगह रहने की कमी होगी तब लड़ाई होगी, रिप्रोडक्शन के लिए भी लड़ाई होती है, ठीक है, मीटिंग पार्टनर चूज़ करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए भी लड़ाई होगी। सोचिए ये लोग भी लड़ते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, लड़ेंगे एनवायरनमेंट में। और जैसे फ्लेमिंगो हो गया, फ़िश हो गया, ये दोनों क्या करें, कंपटीशन करते हैं सेम फूड के लिए, यानी जू प्लैंकटन के लिए दोनों ही स्पीशीज़ क्या कर रहे हैं, लड़ रही हैं। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक बोलेंगे, क्योंकि फ्लेमिंगो अलग है, फ़िश अलग है। इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या होता है, इसको देखने के लिए मैं थोड़ा जूम कर, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ए स्पीशीज़ है, ए स्पीशीज़ है, तो ए स्पीशीज़ की क्या हो रही है, फीडिंग एफिशिएंसी कम हो रही है, मतलब अब ये खाना मतलब कम खा रहा है, कम खाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बी स्पीशीज़ जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है एक ही स्पीशीज़ में। तो नाम से ही अगर आप लोग देखेंगे तो नाम में ही क्या हो रहा है, अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये वाला ए वाला जो स्पीशीज़ है, ये ए वाला स्पीशीज़ मान लीजिए यहाँ पे फूड है, ये हमारा क्या है, फूड है, ये उसके ऊपर खा रहा था, ठीक है, फीड कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, अब क्या हुआ, टांग अड़ाने वाला एक बी वाला स्पीशीज़ आ गया। ये तो बहुत दुष्ट है भाई, अब ये तो इंटरफेयर करेगा ही करेगा, ठीक है, तो ये इंटरफेयर करेगा, आकर के अपने भी खाना चालू कर देगा। तो ये सेम फूड के ऊपर खा रहा है और इंटरफेयर भी कर रहा है, इसकी वजह से क्या करेगा, इसको खाना कम मिलेगा, फीडिंग एफिशिएंसी इसकी कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कंपटीशन, मतलब फूड को लेकर के आपस में लड़ाई होगी, कोई एक ए स्पीशीज़ है और कोई बी स्पीशीज़ है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फूड रिसोर्स को लेकर के क्या होगा, इंटरफेरेंस कंपटीशन होगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग देखें तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या होता है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अगर हम लोग देखें
तो इनमें क्या होता है, अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये गॉस का प्रिंसिपल है। किसने दिया था? गॉस ने दिया था। कंपटीशन होता है इसमें किसमें? दो स्पीशीज़ के बीच में होता है। किसके लिए? सेम रिसोर्स, सेम खाना खाने के लिए दो स्पीशीज़ के बीच में लड़ाई होती है। मान लीजिए कोई एक स्पीशीज़ है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है भाई, और बी वाला स्पीशीज़ है ये बहुत ही वीक है। तो भाई दो, एक ताकतवर और एक वीक के बीच में लड़ाई हो रही है, तो कौन जीतेगा? ताकतवर वाला जीत जाएगा ना, स्ट्रांग स्पीशीज़ वाला। तो ये वाला तो भाई जीत जाएगा, ये पहलवान है और इसको तो आ ही नहीं रही पहलवानी, तो ये तो हार नहीं है। तो कंपटीशन अगर दोनों स्पीशीज़ के बीच में हो रहा है तो ए क्या होगा? जीत जाएगा, बी क्या होगा? लूज़ कर जाएगा। ए जीत जाएगा तो इसीलिए ये फिट है और ये सरवाइव करेगा उस एरिया में, और बी लूज़ कर जाएगा इसीलिए मर जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, नाम में ही कहानी छुपी है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। मतलब दो स्पीशीज़ के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, कॉम्पिटिशन होने के बाद किसी एक स्पीशीज़ का एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखने वाले हैं कॉर्नेल्स का एक्सपेरिमेंट। कॉर्नेल्स के एक्सपेरिमेंट समझने के लिए ये मैंने पूरा डील कर लिया। यहाँ पर एक, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई दो स्पीशीज़ है, ठीक है, दो स्पीशीज़ है और वो दोनों स्पीशीज़ सेम रिसोर्सेज के लिए लड़ रही हैं, तो कभी भी वो आपस में एक घर में नहीं रह पाएंगी, कभी भी को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। मान लीजिए दो बहनें हैं, एक ये बहन है और एक ये बहन है, दोनों बहुत ही लड़ाकू हैं, दोनों लड़ाकू हैं, ये भी लड़ाकू, ये लड़ाकू, तो कभी दोनों की आपस में बन पाएगी? बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। दोनों आपस में ज़िंदगी भर लड़ते ही रह जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा, या तो इसको जाना पड़ेगा या तो इसको जाना पड़ेगा, या तो ये घर में रहेगी या तो ये घर में रहेगी, यही हो सकता है ना। तो ऐसे ही यहाँ होता है एनिमल्स में भी। अगर दो स्पीशीज़ अगर आपस में रह रही हैं, अगर दोनों के बीच में सेम चीज़ को लेकर के लड़ाई हो रही है, सेम खाने को लेकर के, तो एक हमेशा क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा और एक उस जगह पे सर्वाइव करेगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की ही कहानी है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ए वाला जो हो जाएगा वो सर्वाइव कर जाएगा, बी वाला क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग डील करें तो कॉर्नेल्स का एक्सपेरिमेंट है। इसमें अगर हम लोग देखें, इसमें क्या दिया हुआ है कॉर्नेल्स के एक्सपेरिमेंट में, कि मान लीजिए ये हमारा क्या है? रॉक है। ये मैंने क्या किया है? एक रॉक को बनाया हुआ है। रॉक में क्या है? दो तरीके की स्पीशीज़ बनाई है, नीचे जो, और ये वाटर एरिया है, ये पूरा यहाँ तक वाटर एरिया है, और ये क्या है? ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? हमारा ड्राई एरिया है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा वेट एरिया है। तो अगर हम लोग देखिए वेट एरिया में कौन रह रहा है? बार्निकल्स रह रहे हैं, जो कि क्या है? बैलेनस वाला स्पीशीज़ है। और ऊपर जो हो रहा है, जो ड्राई एरिया में जो स्पीशीज़ रह रहा है उसका नाम क्या है? थैलेमस नाम है इसका, और ये क्या है? वीक स्पीशीज़ है। बैलेनस क्या है? स्ट्रॉन्ग स्पीशीज़ है। तो दोनों की दोनों क्या कर रहे हैं? बोथ वांट टू लिव इन वाटर। ये भी पानी में रहना चाह रहा है, ये भी पानी में रहना चाह रहा है, लेकिन बेचारा ये क्या है? वीक है, और ये क्या है? बैलेंस वाला क्या है? अगर हम देखें बी वाला क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो एरो ऊपर मैं दिखा रही हूँ, सी वाला थैलेमस जो है वो क्या है? वीकर है। तो ये वाला क्या है? वीकर है। तो भाई ये क्या करेगा? बोलेगा तुम निकलो, इसको निकाल देगा ना। और ये क्या करेगा? वेट एरिया में रहेगा, पानी में रहेगा, और ये क्या करेगा? भाई इसको थक हार करके कहाँ जाना पड़ेगा? एक्सक्लूड होना पड़ेगा। या तो भाई ये क्या करे? वहाँ से चला जाए हमेशा के लिए, या फिर क्या करे? अपनी थोड़ी जगह शिफ्ट कर ले। तो ये क्या करेगा? अपनी जगह को क्या कर लेगा? थोड़ा शिफ्ट कर लेगा, ताकि दोनों आपस में ही क्या कर सके? को एग्जिस्ट कर पाएँ। तो इस यहाँ पे ये होगा कि बोथ क्या होंगे? बोथ क्या करेंगे? लिव करेंगे, वाटर में रहेंगे। बी वाला क्या है? स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस, और क्या थैलेमस क्या है? वीक स्पीशीज़ है। बी वाला जो क्या करेगा? सी वाले को एक्सक्लूड कर देगा, और सी वाला कहाँ चला जाएगा? ड्राई एरिया में रहने चला जाएगा, ऊपर अपर एरिया में, और बी वाला कहाँ रहेगा? लोअर एरिया में ही रहेगा। तो होप आपको इनका एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। बहुत मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग डील करने वाले हैं, क्या है हमारा? रिसोर्स पार्टीशन। रिसोर्स पार्टीशन देखिए नाम में ही बुरी कहानी है। मतलब हम क्या करेंगे? खाने की पार्टीशन। अगर क्या हो रहा है तुम्हारे घर में, जो भी आपकी फेवरेट डिश है वो बनी है, उसको ले करके लड़ाई हो रही है, तो आप क्या करो? अगर कोई एक खाना बना है, सबकी पसंद का अगर वो है, तो उसको लेकर के लड़ाई होना ही होना है दो लोग के बीच में, अगर वो कम बनी हुई है। लेकिन बट क्या हो रहा है? अगर सबकी पसंद की एक एक डिश बना दो आप, तो कभी लड़ाई होगी? नहीं होगी ना लड़ाई। तो ऐसे ही रिसोर्स पार्टीशन में भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर दो स्पीशीज़ क्या कर रहे हैं? कंपटीशन कर रहे हैं सेम रिसोर्स के लिए, और वो को एग्जिस्ट होना चाहते हैं, मतलब साथ में रहना चाहते हैं। तो एक स्पीशीज़ हमेशा क्या करे? अपनी फीडिंग को चेंज कर ले, अपनी फीडिंग चॉइस को क्या कर ले? चेंज कर ले। तो मान लीजिए ये ट्री है,
तो यहाँ पे ए और बी स्पेशीज़ है, तो दोनों की दोनों क्या कर रहे हैं, नेक्टर को प्रेफर कर रहे हैं खाने के लिए। तो ए और बी के बीच में कंपटीशन होगा, क्योंकि दोनों के दोनों को नेक्टर चाहिए, तो दोनों को एग्जिस्ट तभी कर पाएंगे। ए अगर क्या हो, बी अगर स्ट्रांग वाला है, तो अगर बी वाला तो शिफ्ट नहीं करेगा कि भाई हम स्ट्रांग हैं, हम जो खा रहे हैं वही खाएंगे, हम नहीं शिफ्ट करने वाले हैं, हम क्यों हो, तो ये ऐसा बोलेगा। तो बी वाला क्या करेगा, नेक्टर ही खाएगा। लेकिन ए वाला जो है ये वीकर वाला है स्पेशीज़, तो ये क्या करेगा, अपने खाने को थोड़ा शिफ्ट कर लेगा, नेक्टर की जगह आप क्या करेगा, वुड सैप को खाने लगेगा। तो इस वजह से क्या होगा, एक ही ट्री पे दोनों स्पेशीज़ को एग्जिस्ट करने लगेंगी। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या है, को एग्जिस्ट की ही कहानी है। को एग्जिस्ट करने के लिए वीकर वाला स्पेशीज़ जो होता है वो क्या करेगा, अपने खाने की चॉइस को ही बदल देता है, कि हम अगर खाने की चॉइस बदल देंगे तो क्या होगा, ना लड़ाई होगी ना कुछ होगी, दोनों आपस में मिल बांट के रह लेंगे। लेकिन हमारा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में क्या होता है, वीकर स्पेशीज़ है, स्ट्रॉन्ग स्पेशीज़ है, दोनों साथ में रह रहे हैं, तो भाई स्ट्रॉन्ग वाला क्या करेगा, बोलेगा तुम निकलो यहाँ से, वीकर वाला स्पेशीज़ निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग वाला क्या करेगा, वो वहीं पर रह जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग देखें नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, वार्बलर का दिया हुआ है, जो कि ट्रीज़ पे रहती है, बर्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर इनकी क्या है 5 स्पीशीज़ अगर वार्बलर की है, लिव ऑन द सेम ट्री अगर रह रही है, तो अगर इनको अवॉइड करना है कंपटीशन को, कोएग्जिस्ट करना है, तो ये लोग क्या करें, चेंज देयर बिहेवियर डिफरेंस इन फॉरेजिंग एक्टिविटीज़। तो ये लोग क्या करें, अपनी अगर इन 5 स्पीशीज़ को अगर क्या करना है, साथ में कोएग्जिस्ट करके एक ही ट्री पे रहना है, तो ये लोग क्या करें, अपने बिहेवियर में चेंज लाएँ, फॉरेजिंग एक्टिविटीज़ में चेंज लाएँ, तभी तो, या फिर क्या करें, अपनी फीडिंग चॉइस को भी चेंज कर ले। तो पीछे जो मैंने एग्जांपल दिखाया था ट्री वाला, वो किसका है, वार्बलर का ही है। अब देखेंगे हम लोग पैरासिटिज्म में क्या होता है, होस्ट और पैरासाइट। होस्ट को तो क्या होता है, नुकसान होता है, और पैरासाइट को क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी प्रॉफिट होता है, हम लोगों ने देखा। तो अगर हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए ये पैरासाइट है, इसको थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से डायग्राम दिखे, मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो ये क्या है, पैरासाइट है, और यहाँ ये होस्ट है। तो पैरासाइट क्या करेगा, सबसे पहले फीड करेगा, देखिए होस्ट के ऊपर फीड कर रहा है, फीड करेगा तो होस्ट क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा होस्ट अफेक्टेड। होस्ट अगर अफेक्टेड हो गया, पैरासाइट जब फीड कर रहा है, तो होस्ट क्या होगा, होस्ट या तो क्या करे, खुद एलिमिनेट हो जाए, या तो मर जाए उस पैरासाइट की वजह से, क्योंकि पैरासाइट आ रहा है उसके ऊपर खा रहा है, तो वो क्या, या तो क्या करे, वहाँ से एलिमिनेट कर जाए, अपना अटैक कर ले, या फिर क्या कर सकता है, या तो फिर ये होस्ट जो है फिर से पैरासाइट के ऊपर काउंटर अटैक कर दे, यानी दोबारा क्या करे, उस पैरासाइट के ऊपर अटैक कर दे। अगर उसके ऊपर अटैक कर दिया तो अब पैरासाइट अब या तो हट जाए, या फिर क्या करे, वो फिर से कुछ नया मॉडिफिकेशन करे और कुछ फिर से रिलीज़ करे और फिर से अटैक कर दे होस्ट के ऊपर। फिर से अटैक कर दिया होस्ट के ऊपर, अब क्या है, होस्ट क्या करे, अब या तो होस्ट भी रिलीज़ हो जाए, मतलब क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, या फिर काउंटर अटैक कर दे, ऐसे ये कहानी चलती रहेगी। फिर क्या करेगा, होस्ट फिर से पैरासाइट के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया, फिर पैरासाइट आएगा, भाई पैरासाइट क्या करेगा, फिर से कोई मॉडिफिकेशन करेगा, फिर से अटैक करेगा होस्ट के ऊपर। तो ये कहानी कब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक कोई ना कोई एक एलिमिनेट ना हो जाए। जहाँ कोई एक एलिमिनेट हुआ वहाँ लड़ाई ख़त्म, नहीं तो फिर ये होस्ट पैरासिटिज्म की लड़ाई चलती रहेगी। ये हमारी कहानी थी पूरी इस चैप्टर की। होप आपको बहुत ही मज़ा आया होगा चैप्टर पढ़ने के लिए, इजी चैप्टर था। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपने यहाँ तक लेक्चर देखा है मेरा कंप्लीट, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।